हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जो है सेशन का जो टॉपिक है वो गार्डन्स आल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी है ना। गार्डन्स आल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी हमारी तीसरी यूनिट चल रही है और तीसरी यूनिट लगभग अब खत्म होने को आई है। ठीक है, तो गार्डन आल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी क्या है पहले जान लेते हैं कि गार्डन आल्पोर्ट कौन है ना। गार्डन विलार्ड इनका नाम है पूरा। गार्डन विलार्ड आल्पोर्ट स्पेंट नियरली हिज एंटायर एकेडमिक लाइफ कहाँ कैरियर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड पायोनियर्ड रिसर्च ऑन ह्यूमन पर्सनैलिटी। और इन्होंने जो रिसर्च की है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी पे की है, तभी तो ह्यूमन पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी इन्होंने दी है ना। एट ए टाइम जब उस समय जब बिहेवियरिज्म और में साइकोलॉजी एनालिसिस एनालिटिक और साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म बहुत चरम सीमा पर था उस समय उन्होंने जो एम्फेसिस डाला एम्पायरिकल मेथोडोलॉजी। और एम्पायरिकल मेथोडोलॉजी का मतलब क्या, स्टडी क्या, उन्होंने इन्फ्लुएंस डाला किस पर डाला, करंट कॉन्टेक्स्ट पर और कॉन्शियस मोटिवेशन पर। इन्होंने जो इफेक्ट डाला वो डाला करंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि वातावरण, यानी कि करंट कॉन्टेक्स्ट जो पूरा एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट के ऊपर भी प्रभाव डाला, इन्फ्लुएंस डाला। और जो है कॉन्शियस मोटिवेशन क्या है, कॉन्शियस यानी कि उसी स्तर पर मोटिवेशन क्या, जबकि वहां क्या साइक्लो एनालिसिस में क्या बोलबाला चल रहा था, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इन सब के बारे में बात चल रही थी। लेकिन उन्हें अपने एक नया ही वो निकाला अपना जो विचार वो निकाला कि कॉन्शियस मोटिवेशन उन्होंने निकाला। तो उन्होंने उनको भी रिजेक्ट नहीं किया है ना, बिना रिजेक्ट किए हुए उन जो साइको एनालिसिस में और जो साइकोलॉजी में चल रहे थे एक्सपेरिमेंट्स, उनको भी साइको एनालिटिक में साइकोलॉजी की जो अप्रोचेस थी उनको भी इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। उनको साथ में रखते हुए इन्होंने अपनी एक अलग से नया विचार दिया, वो था कॉन्शियस मोटिवेशन का करंट कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस किस पर डाला, करंट कॉन्टेक्स्ट कॉन्शियस मोटिवेशन पर। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपनी जो है ट्रेड थ्योरी को दिया। आल्पोर्ट डेवलप्ड ए थ्री टायर्ड हायरार्की उन्होंने डेवलप की। कार्डिनल ट्रेड्स, इसमें सेंट्रल ट्रेड्स, सेकेंडरी ट्रेड्स, इसमें तीन तरह के ट्रेड्स थे। अब तीन तरह के ट्रेड्स का क्या मतलब है? कार्डिनल ट्रेड्स किसको कहते हैं? कार्डिनल जो ट्रेड होता है वो बहुत ही रेयर होता है और स्ट्रॉन्ग डिटरमिनिस्टिक होता है ना। ये जो है कार्डिनल जो है ये रेयर होता है और डिटरमिनिस्टिक यानी कि डिटरमिनिस्टिक मतलब निश्चित करने वाला। जैसे कि यदि हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी के विचार कम्युनिस्ट टाइप के हैं, कोई व्यक्ति है वो विचार प्रकट कर रहा है कम्युनिस्ट टाइप के, जैसे कम्युनिस्ट के विचार होते हैं, उससे प्रभावित है कम्युनिस्ट के विचारों से। तो हम क्या कहेंगे उस व्यक्ति को कि हम एक मार्क्सिज्म में है ना, तो हम क्या कहेंगे कि मार्क्सवादी व्यक्ति है। तो यानी कि मार्क्स जो व्यक्ति है उनसे हमने उनके विचारों को मिला दिया कि मार्क्सवादी व्यक्ति है। तो उस व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है वो कहा जाता है कार्डिनल ट्रेट है ना, क्योंकि उसका कहा कि उस तरह के विचार आए तो उन्होंने कहा मार्क्सवादी, क्योंकि मार्क्स का नाम लिया। मार्क्स जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना, रेयर है, डिटरमिनिस्टिक है। इसी तरीके से जैसे नॉन वायलेंस का के अंदर किसी के अंदर गुण है, कहते हैं कि गांधी जी जैसे विचार है इसकी, तो इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, इस तरह से हम कह देते हैं। ठीक है, जैसे नॉन वायलेंस, पीस लविंग है ना, शांति को जो है चाहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, गांधी जी तरह का व्यक्ति है, टाइप व्यक्ति है। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रल ट्रेट क्या होते हैं। अब ये तो हो गए कार्डिनल तो हो गए, अब आ जाते हैं सेंट्रल ट्रेट कहते हैं जैसे कि इमोशनल तीन तरह के इन्होंने जो है हायरार्की दी। सबसे पहले तो कार्डिनल, फिर सेंट्रल, फिर सेकेंडरी। ठीक है, और सेंट्रल में क्या है, इमोशनल, सोशल। ये जो है हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। इमोशनल और सोशल जो गुण होते हैं हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं और ये किसी भी पर्सनैलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं।
इमोशनल, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इमोशनल ना हो, सोशल ना हो। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये। ठीक है, ये दोनों चीजें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इमोशनल होना और सोशल होना। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरल व्यक्तियों में पाए जाते हैं। जनरलाइज रूप से, जनरलाइज मतलब कि सामान्य रूप से व्यक्तियों में गुण पाए जाते हैं। फिर तीसरा है सेकेंडरी। फिर तीसरा है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में क्या है? अब सेकेंडरी को देखते हैं, सेकेंडरी में क्या है। सेकेंडरी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेस कॉन्स्पियस, लेस जनरलाइज एंड लेस कंसिस्टेंट एज कंपेयर्ड कार्डिनल एंड सेंट्रल ट्रेड्स, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेड्स। कहने का मतलब लेस कॉन्स्पिशियस और लेस जनरलाइज्ड, सामान्य रूप से भी, मतलब कि उनका हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति के रहन सहन का जो तौर तरीका है वो भी दूसरे व्यक्ति का भी तौर तरीका वही होगा। जैसे कैसे कह सकते हैं हम? जैसे कि कोई व्यक्ति का कपड़े पहनने का ढंग, फूड प्रेफरेंसेस, क्या खाना उसको पसंद है ना, इस तरह से जो व्यक्ति की अपनी निजी जो उनकी पर्सनैलिटी है उसको हम सबके साथ नहीं मिला सकते। तो लेस कॉन्स्पिशियस और लेस जनरलाइज्ड, ये होती हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। और जो हो जाते हैं क्लोथिंग, फूड प्रेफरेंसेस और इंडिविजुअल, जो किसी भी व्यक्ति की द पर्सन मस्ट बी नोन टू डिसर्न द सेकेंडरी ट्रेस्ट, उस जो पर्सन जो है वो सेकेंडरी ट्रेस्ट से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है जो है सेकेंडरी ट्रेट्स उस व्यक्ति में हैं। तो ये जो है तीन तरह के जो ट्रेट्स उन्होंने बताए हैं, हायरार्की बताई गई है कि पहले कार्डिनल, फिर सेंट्रल, फिर सेकेंडरी। खास व्यक्तित्व का जो रेयर डिटरमिनिस्टिक गुण होते हैं, फिर जो है लेस परवेसिव और लेस परवेसिव लेकिन जनरलाइज्ड। लेस परवेसिव ज्यादातर नहीं होते लेकिन जनरलाइज्ड की जनरल रूप से जो है व्यक्तियों में व्यक्ति इमोशनल और सोशल होता ही है जनरल। कोई एक आध ऐसा हो जाए कि नहीं है, लेकिन आमतौर पर होता है व्यक्ति। फिर सेकेंडरी टेस्ट में लेस जनरलाइज एंड लेस कॉन्स्पिरस, उसमें उस व्यक्ति के खास के अपने कुछ जो है पसंदीदा चीज होती है, जैसे फूड है, कपड़े पहनने का ढंग है, ये लेस परवेसिव एंड लेस कॉन्स्पिशियस माना जाता है इनको। तो इस तरह से तीन जो है ट्रेड। अब कॉमन ट्रेड्स और इंडिविजुअल ट्रेड्स क्या होते हैं, आप देखते हैं हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, इंडिविजुअल ट्रेड्स और कॉमन ट्रेड्स। इंडिविजुअल में विजुअल और कॉमन, कॉमन कॉमन ट्रेड्स, इनमें क्या डिफरेंस है? इनके कहने का मतलब है कि जो गुण, इंडिविजुअल मतलब जो गुण दूसरे व्यक्ति को अलग करे, वो होता है जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंक्टिव टू द इंडिविजुअल विच डू नॉट परमिट कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल ट्रेट्स। क्या? जो कि दूसरे के साथ जिन गुणों का हम दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मार्क्स एक ही व्यक्ति है, कोई सब मार्क्स नहीं हो सकते हैं, तो ये उनका इंडिविजुअलाइज ट्रेट हो गया। ठीक है, फिर जो है इंडिविजुअलाइज में दीज आर पर्सनल डिस्पोजिशंस एंड ऑपरेट इन यूनिक वेज विच ईच पर्सन, ये यूनिक वे होता है, खास तरह के व्यक्तित्व के गुण, ट्रेट किसी खास व्यक्ति में होते हैं, ये एक पहचान है। दे मोस्ट एक्यूरेटली पिन पॉइंट द पर्सनैलिटी, और वे जो है पिन पॉइंट कर सकते हैं उनको, अहिंसावादी है ना, जैसे मदर टेरेसा को हम कह सकते हैं कि बहुत ही दयालु महिला के रूप में। तो इस तरीके से उनको हम डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं, और वो हर व्यक्ति में नहीं मिलेगा ये गुण, ये किसी खास व्यक्ति में इस व्यक्तित्व का गुण मिलेगा। ठीक है, और कॉमन ट्रेट क्या होते हैं? ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल विद इन ए कल्चर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे सोशल एटिकेट्स, कहीं किसी के मतलब जो सोशल एटिकेट्स होते हैं उनको हर व्यक्ति निभाता है, शादी में जाना, किसी ऐसे उसमें जाना, बर्थडे में जाना, ये सब चीजें सोशल जो आमतौर पर हर व्यक्ति, जो कॉमन ट्रेट्स होते हैं हर व्यक्ति में जो होते हैं और हर व्यक्ति जो उनको निभाता है। डाइटरी हैबिट्स, क्लोथिंग, जो हर व्यक्ति में होते हैं। ठीक है, ये तो हर व्यक्ति में होते हैं, इनमें कोई खास वो नहीं है कि जिससे कहे कि इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेट्स है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने इस पर गास्टाल थ्योरी, ये तो हो गया हमारा। अब हम देखते हैं
Gestalt theory by Max. Gestalt theory by Max ठीक है, ये हो गया हमारा गैस्टाल्ट। गैस्टाल्ट भी कह सकते हैं, गैस्टाल्ट भी कह सकते हैं, जैसा जिसका उच्चारण हो उसी तरीके से बोल सकते हैं। मैक्स वाइडेमैन इज अमंग द मोस्ट एमिनेंट नेम्स इन द फील्ड ऑफ गैस्टाल्ट साइकोलॉजी। 3 नाम है इसमें महत्वपूर्ण। कर्ट कोफका, इसमें कर्ट कोफका और जो है कोहलर, ये 3 नाम है गैस्टाल्ट साइकोलॉजी में है। एक एक करके बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी, जो हमने लिखा है ना, इनकी बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, इनका जो फोकस था वो था ग्रुपिंग पर। तो ये जो है 2 चीजों पर ये अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला तो इन्होंने कहा है ग्रुपिंग, दूसरा इन्होंने कहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ग्रुपिंग करने के लिए क्या इन्होंने कितने उसका लिया है, ग्रुपिंग करने के लिए इन्होंने जो है कौन जो कॉन्सेप्ट है ग्रुपिंग में, जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो इन्होंने लिया है कॉन्सेप्ट ग्रुपिंग में प्रोक्सिमिटी। दूसरी लिया है इन्होंने, प्रोक्सिमिटी के बाद दूसरा लिया है इन्होंने लिया है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी फिर लिया है क्लोजर, फिर लिया है इन्होंने सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, ये 4 कॉन्सेप्ट्स इन्होंने ली हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। आइडिया ऑफ ग्रुपिंग, इन्होंने कहा है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। 4 कॉन्सेप्ट है जिनको अगर हमने ध्यान में रख लिया तो उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो हम उनको, जब भी कोई प्रॉब्लम है, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग में क्या करेंगे, प्रोक्सिमिटी, समीपस्थ देखेंगे। समीपस्थ का मतलब जो अपनी जगह क्लोज है उनको देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे सिमिलरिटी, उनमें जैसे कि पशु में बहुत सारे पशु आते हैं, पक्षी में बहुत सारे पक्षी आते हैं। प्रोक्सिमिटी में क्या है, दैट क्लोज इन स्पेस टेंड टू बी सीन एज वन, कि इस तरह से देखा जाए जैसे कि वो एक हो, है ना, प्रोक्सिमिटी। क्लोजर में है, जैसे क्लोजर में ऐसे देखते हैं हम कि जो प्रोक्सिमिटी तो हो गई, और सिंप्लिसिटी, सिमिलरिटी, एक जैसे। सिमिलरिटी मतलब एक जैसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे एक ही जैसी चीज है, या ऐसे ऐसे एक ही जैसी चीज है, तो ये हमारे ग्रुप में ये सब चीज देख सकते हैं। अब क्लोजर में क्या है, मान लीजिए हम ये है, ये ऐसे बना रहे हैं, लेकिन देख तो हम इसे सर्कल ही रहे हैं ना। इन्होंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, क्लोजर, और पास में। और सिंप्लिसिटी, जो सिंपल हो, एक जैसे हो, सिंपल हो, एक जैसे हो, ठीक है। इट इज ए टेंडेंसी टू असेंबल द ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंपल फिगर, एक सिंपल फिगर में बना दे। जैसे कोई चित्र बना दिया, है ना, सिंपल फिगर में कोई चित्र बना दिया, तो कुछ भी बना दिया हमने, सिंपल फिगर होना चाहिए उसका, इसका सिंप्लिसिटी भी उसमें होनी चाहिए। तो ये सब चीजें, चारों चीज मिलकर ग्रुपिंग तैयार करती है। ग्रुपिंग से ही, ग्रुपिंग जब अगर हमने ग्रुपिंग का आइडिया हमारे दिमाग में आ गया, या ग्रुपिंग के तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सोल्व हो जाती है। और इसको जो है इन्होंने कहा है, grouping can be comprehend an aspect of visual and other stimuli which make the subject interpret a specific problem or a specific perspective event in a typical way। इनका कहने का मतलब यह है कि the focus the pupil behind the early Gestalt theory were they were, ये तो हो गया, were they were mainly focused on problem solving। ये मैंने बता दिया किस तरीके से। इन्होंने जैसे बताया, इन्होंने उदाहरण भी दिए कि जैसे साइंटिस्ट, हमारा आइंस्टीन साइंटिस्ट है, गैलीलियो है, और चिल्ड्रन जो है मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, वो भी ग्रुपिंग
ही करते हैं। वो चारों स्टेप्स, चारों जो कॉन्सेप्ट होती है वो उनके दिमाग में क्लियर होती है, तभी वो मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। और ये कहते हैं कि इसको जो है, जो कॉन्सेप्ट है इसको लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसको, इसका दूसरा नाम जो ग्रुपिंग है ना, इसको जो है लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि संगठन है, पूरा 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 संगठन है ना, पूरा पूरा संगठन है, प्रोक्सिमिटी, सिमिलरिटी, क्लोजर, सिंप्लिसिटी, तो ये लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और व्हाटएवर गेस्टाल्ट जो है थ्योरी इज बेस्ड अपॉन 3 मेन अंडरलाइन प्रिंसिपल। कौन सी? सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें अगर ग्रुपिंग करनी है या प्रॉब्लम सोल्व करनी है वर्डेमेयर है उनके अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, यानी कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम सबसे पहले तो नहीं जानना होगा। दूसरा फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3 कॉन्सेप्ट्स, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले। फिर जो है उसके बाद क्या देखना होगा हमें, गैप्स ऑफ नॉलेज और द इनकॉन्ग्रुएंट्स कैन बी स्टिमुलेंट्स फॉर फर्दर लर्निंग। और सबसे पहले क्या है, गैप्स कितना है नॉलेज में, नॉलेज का गैप देखना है, और जो है उनके बीच में असमानता क्या है, यानी कि असामंजस्यता, इनकॉन्ग्रुएंस कैसा है, और अगर हम आगे लर्निंग कर रहे हैं तो उससे असमंजसता कितनी है फर्दर लर्निंग, आगे की लर्निंग के लिए। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, यानी कि 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें लर्नर को एनकरेज करना चाहिए कि वो जो है नेचर को जाने प्रॉब्लम की, फिर जो है वो नॉलेज गैप को जाने कि कितना नॉलेज में गैप है, यानी कि ये जो चीज पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त पहले से हम आगे नॉलेज लेना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास में पहले से नॉलेज पर्याप्त है, यानी कि प्लस माइनस, और जो हमारे पास प्लस माइनस की नॉलेज है उसके बाद में तो हम नेक्स्ट जो कर सकते हैं, आगे जो हाई लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमें अपनी गैप का भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नॉलेज है और जो नॉलेज हम प्राप्त करना चाह रहे हैं फर्दर नॉलेज, उसके बीच का गैप कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली क्लास के बाद 10th क्लास करनी शुरू कर दी हमने तो कितना गैप हो गया। तो हमें गैप की भी नॉलेज होनी चाहिए इसमें। और फिर है कि तीनों ये जो 4 हमारे कॉन्सेप्ट हैं ये हमें क्लियर होने चाहिए, प्रोक्सिमिटी, क्लोजर, सिंप्लिसिटी एंड सिमिलैरिटी। ये जो है चारों चीजें हमारे पास में है, क्योंकि जैसे प्लस प्लस करेंगे फिर माइनस सीखते हैं, फिर उसके बाद में वो दूसरा वो सीखते हैं, फिर मल्टीप्लाई सीखते हैं। तो हमारे पास इन सब चीजों को करने के लिए एक जो है एक तरीका होना चाहिए, है ना, एक सीक्वेंस में ये चीजें होनी चाहिए, है ना। ग्रुपिंग में देखो हर चीज को, जैसे मान लीजिए किसी ने वर्क बना दिया, तो वर्क बना दिया किसी ने, तो ये हम चीज पूरे को होल को देखेंगे, ये बाद में देखेंगे, ये लाइन बाद में देखेंगे, पहले हम पूरा दिख रहा है ये वर्क। इनका कहने का मतलब सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन इन्होंने इसी जो मान्यता को फोकस किया है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे गास्टल कर्ट साइकोलॉजी में कर्ट टॉक का, मेरा नाम भी लिखा था इनका क्या मानना है। ये तो हो गया वर्डेमर का हो गया, है ना। अब हम देखते हैं यहां पर इनका हो गया। अब हम देखते हैं कि कर्ट कोफका क्या कहते हैं। कर्ट कोफका क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कर्ट कोफका क्या कहते हैं, सबसे पहले कर्ट कोफका जो कहते हैं वो कहते हैं इनका जो जन्म हुआ था वो होता 18 का जन्म भी कर्ट कोफका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कहाँ के थे और क्या इन्होंने किया। जर्मनी के थे ये, और 1886 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 5 फिनोमिना दिया था, ये भी याद रखना है, क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, पूरा पढ़ लिया, मान लीजिए आपने यही चीज नहीं पढ़ी 5 फिनोमिना क्या होता है, ठीक है। इन्होंने 5 फिनोमिना की कॉन्सेप्ट दी थी, रिसर्च की थी सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो गास्टल साइकोलॉजी अटेम्प्ट लार्ज ब्रांड एबिलिटी टू गेन एंड मेंटेन मीनिंग परसेप्शन। अब ये क्या कहते हैं, द मेन प्रिंसिपल ऑफ गास्टल साइकोलॉजी इज, ये किसको मानते हैं, ये मानते हैं होल,
इसको फोकस करते हैं होल पर और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, इस पर ये फोकस करते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। और ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और ये दोनों चीज हम किससे, परसेप्शन से। जब हम किसी चीज को परसीव करेंगे, परसेप्शन करेंगे, तभी तो परसीव का होल के रूप में परसीव करना है। परसेप्शन जो हमें करना है एज ए होल करना है, यूनिफाइड के रूप में करना है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और परसेप्शन करने का सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, उन सब चीजों को एक साथ देखना है ना। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब है ये जो बिहेवियरिस्ट के कंट्रास्ट में है अप्रोच दैट फोकस्ड ओनली ऑन द स्टडी ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। बिहेवियरिस्ट जहां कहते हैं कि केवल बिहेवियरिस्ट जहां कहते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स ही जिम्मेदार है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ये कहते हैं कि ये तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन इसके साथ परसेप्शन, ये कहते हैं कि हमारा मानना यह है कि अंडरस्टैंड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत जरूरी है। ये क्या कहते हैं कि कोग्निटिव, इन कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखिए और लिख लीजिए। ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको फिर जो है अटेम्प्ट कर पाओगे अगर इस तरह के क्वेश्चन है। कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये कहते हैं कि इस किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। इनका कहने का मतलब ये है। अब है ये दो चीजों को कहते हैं, इसमें जो है गॉटकोफर कहते हैं कि गास्टाल्ट थ्योरी में ये कहते हैं कि दो चीजों की जरूरत पड़ती है, इंडिविजुअल सेंसेस, इंडिविजुअल सेंसेशन एंड द ह्यूमन माइंड। इससे क्या मतलब है? ह्यूमन माइंड समझ रहे, मानव का मस्तिष्क होगा तो सारे काम होंगे, है ना। और जो है इंडिविजुअल सेंसेशन, इंडिविजुअल को स्टिमुलाई दिया जाए, कोई सेंसेशन की जाए, तभी तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिमाग में निकालेगा, है ना। कोई प्रॉब्लम दी जाएगी तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। कहने का मतलब ये है इनका। Kafka asserted that the human mind naturally organizes individual experiences and sensation into meaningful whole. इंडिविजुअल जो है अपने जो उनके ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं और सेंसेशन होते हैं उनको एज ए होल देखता है, एज ए होल देखता है। जैसे कोई समस्या आई तो समस्या को देखता है, ना कि उसके पार्ट्स को देखता है। Kafka proposed that we first, है ना, ये कहते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे बड़े होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे कैसे सोल्व करेंगे, वे करेंगे टू डिस्क्रिमिनेट एंड रेस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। दस इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग मीनिंग फ्रॉम सेपरेटली परसीव्ड एलिमेंट्स, वो ये कहते हैं कि वो जो है जो एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में वो जानना चाह रहे हैं, जिन प्रॉब्लम को सोल्व करने चाह रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेपरेटली, वो सेपरेटली वो कर रहे हैं, उनको जो है परसीव कर रहे हैं, मतलब सेपरेटली परसीव्ड एलिमेंट, दस इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग ए मीनिंग फ्रॉम सेपरेटली परसीव्ड एलिमेंट्स। तो क्या देख रहे हैं, बजाय इसके कि वो सेपरेटली मीनिंग निकाले हर एलिमेंट्स का, वो परसीव करते हैं एज ए होल। इनका कहने का मतलब ये है किसी भी समस्या को एज ए होल लो, उसके बाद क्या होगा, वर्ग देखेंगे तो एज ए होल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो चार हैं, चार लाइनें हैं, इक्वल लाइन है, उसके बाद ये वर्ग बना है। इनका कहने का एक सिंपल से में आप इस तरह से समझ जाइए। अब है नया सेंसरी मोटर लर्निंग। अब सेंसरी मोटर लर्निंग इनका एक और है, सेंसरी मोटर लर्निंग। सेंसरी मोटर लर्निंग क्या है, सेंसरी मोटर लर्निंग क्या है, सेंसरी मोटर लर्निंग क्या है। इनका कहना यह है कि यदि बच्चा आग में हाथ डालेगा तो उसे झटका लगेगा, वो एकदम बचा लेगा अपने आप को। तो इनका कहने का मतलब यह है कि हु टच ए हॉट आयरन विल लर्न नॉट टू टच इट अगेन, कि जब हम हाथ में आग डालेंगे और हाथ जलेगा तो हमें दर्द होगा, तो हम सीख जाएंगे कि हमें हाथ डालना आग में नहीं है।
तो इस तरह इनका कहने का मतलब ये है, ही सेड दैट द हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज आइडिएशनल learning which makes use of language. He believed that the crux to problem solving is see the overall structure of the problem, जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, overall structure of the problem. It had, पहले हम किसी समस्या, मान लीजिए हमें मकान बनाना है, तो पहले तो एज ए होल देखेंगे ना बिल्डिंग। हम मान लीजिए हम कहीं नक्शा देख रहे हैं, मान लीजिए देख लीजिए आप, मान लीजिए कोई नक्शा देख रहे हैं, तो पूरे मकान का ही तो नक्शा देख रहे हैं। ये तो नहीं कि हम दीवार ये अलग नींव का अलग देख रहे हैं, दीवार का छत का अलग देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं। पहले तो हम पूरा मकान देख रहे हैं, उसके बाद बनना शुरू होता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। पहले नींव बढ़ जाते हैं, फिर दीवारें खड़ी होती हैं, फिर छत बनती है, फिर जीना चढ़ता है। तो इस तरीके से जो है पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे एज ए होल, और फिर उसके पार्ट्स को हम जो है समझने के लिए उसके पार्ट्स को समझते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 4 चीजें कही हैं इसमें। सबसे पहले तो हम अब 4 जो कॉन्सेप्ट मैंने बताई थी, अब उनमें संबंध, मान लीजिए हम मकान ही बना रहे, मकान देख लिया हमने, अब हमें से बनाना है, तो हम पहले सबसे पहले नींव, फिर दीवार, फिर यानी कि इन चीजों 4 चीजों में संबंध देखा है। पहले क्या चीज होगी, फिर नेक्स्ट में क्या चीज होगी। तो इनका कहने का मतलब है द स्टूडेंट शुड invigorated and encouraged to discover the relationship among the elements. रिलेशनशिप देखना चाहिए पहले, सबसे पहले रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप क्या है, इसके प्रॉब्लम जो उनके आपस में संबंध है भी कि नहीं है ना, रिलेशनशिप सोल्व करने के लिए। फिर है इंस्ट्रक्शन शुड बी बेस्ड ऑन लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने जो बताया। फिर लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है, जो प्रॉब्लम, इनका कहने का मतलब यह है कि जो प्रॉब्लम हम सोल्व करना चाह रहे हैं, आखिरकार उनका कोई संबंध है भी कि उन एलिमेंट्स से संबंध कुछ है भी कि नहीं है। जैसे कि चिंपैंजी का था, मान लीजिए जब ऊपर से उन्हें चिंपैंजी को बनाना निकालना था, छड़ियां पड़ी हुई थी, तो उन्होंने एक दूसरे से जोड़ा ना, संबंध निकाला ना, एक दूसरे से जोड़कर उसे बना लिया था, तब केले उतारे थे। ऐसा नहीं एक को ऐसे कर लिया, एक को खड़ा कर लिया और एक को ऐसे कर लिया, ऐसे तो नहीं, उनको एक साथ जोड़ा। कहने का मतलब संबंध इनमें क्रिएट किया। तो इस तरीके से, तो फिर ये इंस्ट्रक्शन शुड बी बेस्ड ऑन लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच शुड बी द फोकस एज लर्नर आर एबल टू सोल्व प्रॉब्लम बाय लॉजिक। लॉजिक होना चाहिए, उसमें रीजनिंग होना चाहिए। पहले डब्बे रखे, डब्बों के ऊपर खुद चढ़ा, फिर वे जो है छड़ियां को इस्तेमाल किया, फिर जो है उतार दिए केले। द टीचर मस्ट फोकस ऑन प्रेजेंटिंग द कंटेंट स्ट्रक्चर एज ए होल एंड देन मूव टू पार्ट। पहले यानी कि पहले हमारे पास पूरा पूरा सिलेबस होता है, फिर यूनिट्स होती हैं, फिर सब यूनिट्स होती हैं, फिर टॉपिक्स होते हैं, इस तरीके से। The same way different subjects should also be presented as a whole rather than different compartments of knowledge. पहले as a whole सिलेबस, फिर उसको इस तरह से बांट के होते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। क्या आता है, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, है ना। हाई या अब इसमें क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो इसमें पढ़ते हैं हम, मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस हार्मनी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग, यानी कि वर्ल्ड, बाहरी जो बाहरी सराउंडिंग्स हमें घेरे हुए है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में सारी चीजें हैं, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, अदर्स पीपल का व्यवहार है, ये सारी चीजें जो सराउंडिंग वर्ल्ड है। इट इज ए स्टेट ऑफ को एग्जिस्टेंट बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द सेल्फ एनवायरनमेंट एंड दैट ऑफ अदर पीपल। अपना एनवायरनमेंट, हमारा कैसा व्यवहार है, दूसरे का कैसा व्यवहार है, दूसरे का जीने का तरीका कैसा है, हमारे जीने का तरीका है, उसमें एक रूपता है कि नहीं है। एकरूपता होती तो नहीं है, किसी हर व्यक्ति का अलग जीने का अलग तरीका होता है, लेकिन क्या हम उसमें बैलेंस कर पा रहे हैं दूसरे व्यक्ति से, अपने 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 जो व्यवहार से दूसरे, क्या हम बैलेंस कर पा रहे हैं, या सराउंडिंग्स में जो वर्ल्ड की सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, क्या उसमें हम बैलेंस कर पा रहे हैं अपने जीवन के साथ। तो ये कहलाता है मेंटल हेल्थ, ठीक है, जो रियलिटीज ऑफ सेल्फ एनवायरनमेंट एंड दैट ऑफ द अदर पीपल। इनमें अब कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके, इसमें है, सबसे पहला है एबिलिटी, कंपोनेंट्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ,
ये होना चाहिए किसी भी बंदे में, तब माना जाएगा कि मेंटली हेल्दी है। दूसरा, कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर, कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर, पॉजिटिव सोचने वाला, दूसरों के प्रति भी अच्छा सोचने वाला व्यक्ति होना चाहिए। फिर है एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, एबिलिटी टू फुलफिल क्या, लाइफ के टास्क, लाइफ टास्क जो उसने, यानी कि कहने का मतलब है एबिलिटी टू अपने आप को जैसे भी हैं उस तरीके से संभालना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। पहला गुण तो यह है मेंटली हेल्दी व्यक्ति का। दूसरा गुण क्या है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति भी अच्छा महसूस करना, उनको भी कराना अच्छा महसूस, खुद भी अच्छा करना। तीसरा है लाइफ के टास्क, मान लीजिए मैंने जीवन में जो चाहा वो मैं बना, जो चाहा वो बनने का मतलब यह है वो जो है गोल्स, मेंटली हेल्दी व्यक्ति गोल्स बनाता है, जैसे कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ऐसे गोल्स सेट करता है और गोल्स को फुलफिल भी करते हैं। तो इस तरीके से मेंटली हेल्दी व्यक्ति होते हैं। एक है अब नेक्स्ट हमारा मेंटल हाइजीन। अब मेंटल हाइजीन क्या है? मेंटल हाइजीन किसको बोलते हैं? मेंटली जो हाइजीन होता है, मेंटल हाइजीन क्या होता है? मेंटल हाइजीन में क्या चीजें आती हैं? जैसे जो हमें एसिड प्रिवेंटिंग अस टू कौन से ऐसे डिसऑर्डर, अस सच disorders as न्यूरोसिस है ना, और जो है साइकोसिस, न्यूरोसिस हो गया, और साइकोसिस इन डिसऑर्डर से बचाएंगे हम अपने दिमाग को। और जो है और अदर्स विच हिंडर अस फ्रॉम गोइंग, और जो दूसरे व्यक्ति जो हमें हमारी बेस्ट पोटेंशियल उन व्यक्तियों से बचाना है, हिंडर अस दोज प्यूपिल्स हु, जो हमें जो है प्रिवेंट करते हैं, उन्हें से प्रिवेंट करते हैं बेस्ट पोटेंशियल की तरफ जाने से। जो हमें उन व्यक्ति से दूर रखना, मेंटल हाइजीन का मतलब है न्यूरोसिस डिसऑर्डर से दूर रहना, साइकोसिस से दूर रहना, और उन व्यक्तियों से दूर रहना जो कि हमें हमारे बेस्ट पोटेंशियल को यूज करने में और प्राप्त करने में बाधा बनते हैं। उन व्यक्तियों से दूर रहना ही मेंटल हाइजीन कहलाता है। अदर सपोर्टिव मैकेनिज्म टू मेंटल हाइजीन आज क्या है हमारे? अब इनसे तो दूर रहना है। अब हमें मेंटल हाइजीन को बनाने के लिए हमारे पास कुछ सपोर्टिव मैकेनिज्म है। क्या है हमारे पास? सपोर्टिंग मैकेनिज्म है। वो कौन से हैं सपोर्टिव मैकेनिज्म? सपोर्टिव मैकेनिज्म है वो कौन से है? एक तो है, सबसे पहला सभी को पता है इसका, पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। दूसरा है सेल्फ एस्टीम, फिर तीसरा है सेल्फ एफिशिएंसी, कुशलता कितनी है हमें हमारे अंदर। फिर है नॉन इंपल्सिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन इंपल्सिव बिहेवियर, ठीक है। एकदम भावनात्मक रूप से लड़ने झगड़ने ना लग जाना। बिहेवियर एंड थेरेपेटिक सेशंस, है ना,
थ्योरी सेशन भी ले सकते हैं, थ्योरेटिक सेशंस ये भी ले सकते हैं अपनी मेंटल हाइजीन को बरकरार रखने के लिए। तो ये हो गया आपका जो है, ये हो गए आपके क्वेश्चंस, वो आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम, वो कौन सा लेंगे, कल हम क्या पढ़ाएंगे, ये आपकी तीसरी यूनिट का पहला जो तीसरी यूनिट का जो पहला सब यूनिट था वो खत्म हो गया है आपका, है ना। कौन सा था, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन सा था ये, याद है कुछ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस जो थ्योरी है ये शुरू हो जाएगी, कल से हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप जब ये इंटेलिजेंस थ्योरी आपकी हो जाएगी और लर्निंग थ्योरीज हो जाएगी, उसके लास्ट में ही मैं आपको जो क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगी, क्योंकि इंटेलिजेंस की ज्यादा क्वेश्चंस हैं, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन तब कराऊंगी मैं जब इंटेलिजेंस का आपका ये जो है टॉपिक पूरा हो जाएगा, अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस का टॉपिक पूरा हो जाएगा, तब मैं कराऊंगी आपको 10 क्वेश्चन और कराऊंगी इंटेलिजेंस से संबंधित, उसी के क्वेश्चन ज्यादा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में हैं, तो वही मैं कराऊंगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए और यूजी नेट की तैयारी अच्छे से कीजिए। इस बार आपको अपना जो है निकालना ही है, ठीक है। बाय बाय।